नमस्कार साथियों, मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल लीगल होम्स में। आज हम क्लास 12 को डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की। इसमें हम सेक्शन 34 टू 39 को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम जो है सेक्शन 33 तक कवर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और क्लासेस को कवर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी कि यदि आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं बात करूं कि आपको क्यों इन यहाँ पर आपको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम पे मैं जो भी सुप्रीम कोर्ट के नए केसेस या कोई भी नई न्यूज आती है उसको मैं अपलोड करती हूँ। फेसबुक पे इम्पोर्टेंट जो है आपके एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए होते हैं उनको मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जिनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको आसानी होगी कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अब टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है? टेलीग्राम के लिए आपको इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, जो लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बेयर एक्ट, आपको जीएसजीके का काफी सारी नॉलेज, न्यूज़पेपर रोज मैं डेली के करंट न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल पार्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में अपलोड करती हूँ। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करेंगे आज की हम क्लास की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 33 34 से लेकर 38 तक की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये सेक्शंस कैसे याद हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ 34 से लेकर 39 तक जितने सेक्शन है इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कौन सा सेक्शन अपने को जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सेक्शन 32 को कवर किया था, जो डैंग डिक्लेरेशन की बात करता है। अब इसमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सेक्शन 32 को दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सेक्शन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। डैंग डिक्लेरेशन का सेक्शन कौन सा है, कितने प्रोविजंस दे रखे हैं, डैंग डिक्लेरेशन कैसे किया जा सकता है, ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डैंग डिक्लेरेशन को डिफाइन कीजिए, इसके प्रोविजंस क्या है, इंपॉर्टेंट केसेस क्या है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा सेक्शन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ट्रिक की। पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रिक की जो मैंने यहाँ पर लिखी है, BPMAL। मान के चलिए कि बीपी मतलब बिहार पुलिस, बीपी मतलब बिहार पुलिस को कुछ मिला। क्या मिला भाई? माल मिला। क्या मिला? माल मिला, सड़क पर पड़ा हुआ माल मिला। तो यहाँ पर हमने अगर सेक्शन 34 से लेकर 35 तक अगर 38 तक जाते हैं तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड, 5 वर्ड याद रखनी है। BPMAL, बिहार पुलिस को माल मिला। कहाँ मिला? सड़क पे मिला। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ मिला ये याद रखना है, लेकिन आपको याद रखना है बीपी, बिहार पुलिस को माल मिला। अब इसके टाइटल के ऊपर जाते हैं। टाइटल नंबर 34 का कहता है बुक्स एंड अकाउंट, यानी कि कोई बात जो न्यायालय के अंदर आपको सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य के उसमें बिहाफ में प्रस्तुत करनी है। तो कौन सी चीजें हैं जो हम इस तरीके की न्यायालय के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं? जैसे कोई बुक एंड अकाउंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स है, मैप एंड प्लान्स है, एक्ट्स हैं या लॉ की बुक है, वो हम न्यायालय के अंदर किसी भी एविडेंस के अंदर इन सब चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं, फैक्ट इन इशू में या रिलीवेंट फैक्ट के अंदर। राइट। अब हम ये तो आपने समझ लिया कि सेक्शन 34 से लेकर 38 तक याद कैसे करना है। अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं। इस डिटेल को मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एग्जाम जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है
प्रीलिम्स में सिर्फ आपके ये जो टाइटल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर से बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। या आपको इस तरीके का एक दृष्टांत दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, या आपसे कोई भी ऐसा सेक्शन टाइटल बता दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा और आपसे सेक्शन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो आपको 34 याद रखना है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत होंगी, यानी कि बुक्स ऐसे रिकॉर्ड्स जो बुक्स में लिखे गए हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स जो बुक्स में लिखे गए हैं, उनकी एंट्रियां किसी भी मामले में रिलीवेंट कब होंगी। तो ऐसी जो प्रविष्टियां हैं वे तब सुसंगत होंगी जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति वाद लाता है, और ऐसी प्रविष्टियां यदि वह व्यक्ति किसी भी बुक्स में अपनी एंट्री दिखा देता है तो वह उस केस के लिए साक्ष्य मानी जाएंगी। राइट। अब सेक्शन 35 की बात करते हैं। 35 में लोक अभिलेख, यानी कि आपने सेक्शन 35 का जब ट्रिक पढ़ा तो ट्रिक में आपने देखा पब्लिक उसके लिए पढ़ा आपने 35 के अंदर पब्लिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो पब्लिक रिकॉर्ड्स की कोई भी प्रविष्टि है, हो सकती है वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो, तो वह किसी भी मामले में कैसे उसको हम पेश कर सकते हैं, किस तरीके से रिलीवेंट हो सकती है, वह 35 बताएगा। अब कौन सी बातें जो कुछ राजकीय पुस्तकों में, रजिस्टर्स में, या ऐसे ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, या उस देश की किसी भी ऐसी पुस्तक में, रजिस्टर्ड में अभिलेख की गई है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड में रखी गई है, तो वह ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कोई भी न्यायालय के समक्ष ऐसी चीजों को लेके आता है तो वह सुसंगत तथ्य माना गया है। सेक्शन 35 मानचित्र, चार्ट और रेखाओं के कथनों की सुसंगति, यानी कि या तो केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार जिसके अधीन जिसने ऐसे मैप, चार्ट, तो वह जो है किस प्रकार से हम इनको केस के किन्हीं भी उसमें प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ऐसे होनी चाहिए जो सेक्शन 36 बताता है। सेक्शन 37 में किन्हीं एक्ट की बात करता है, एक्ट अधिसूचनाओं की बात करता है, अधिनियमों की बात करता है। अब कोई भी एक्ट जो या तो राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने या किसी भी यूनाइटेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है, और ऐसा प्रकाशन या तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि आपने अभी सुना होगा महाराष्ट्र सरकार ने एक गजट में अधिसूचना दी है कि जो है मेडिकल मेडिकल के वाहन, जो दवाइयां यहाँ से वहां, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से वहां ले जाते हैं, उन ट्रक्स को एम्बुलेंस की श्रेणी में माना जाएगा। ये है आपको 1 साल तक अधिसूचना प्रकाशित की, यानी ये जब तक कि या तो राज्य सरकार उस नियम को न बदल दे, या जब तक कि वह जिसके लिए टाइम बाउंड कर दिया जाए उस अधिसूचना को कि रिलीवेंट माना जाएगा ऐसे कथनों की सुसंगति के बारे में। राइट। सेक्शन नंबर 38 की बात करते हैं। 38 में लिखा हुआ है विधि की पुस्तकों में अंतर्वस्त किसी विधि के कथनों की सुसंगति, यानी कि कोई भी लॉ की किताब जिस किसी देश की है, जिस किसी देश के बारे में कोई विधि बनाती है, या विधि में कोई भी ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई भी ऐसा कुछ कथन लिखा हुआ है जो जो देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत है या मुद्रित है या प्रकाशित है, तो ऐसी कोई भी विधि, ऐसी विधि की पुस्तक है जो ऐसा कुछ देश के सरकार द्वारा लिखा है या प्रकाशित किया गया है, तो ऐसे न्यायालयों में जो निर्णय लेने के लिए या ऐसी रिपोर्ट उपस्थित करने की व्यवस्था करता है, तो उन विधि की पुस्तकों को यदि हम वहां पर दिखाते हैं तो रिलीवेंट माना जाएगा। सेक्शन 39 थोड़ा सा इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कई बार मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये जो सेक्शन है मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है।
ये सेक्शन क्या कहता है कि किसी कथन से कितना साबित किया जाएगा, हाउ मच ऑफ द स्टेटमेंट टू बी प्रूव। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की बात करूं, तो यहाँ पर अगर आपके पास में कोई 1000 2000 पेज का कोई ऑर्डर है, या कोई 1500 पेज की कोई बुक है, या किसी भी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक या ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें कई सारे पेजेस हैं, मैनी पेजेस है, तो उन सारे पेजेस में से कोई एक भाग जो न्यायालय की उन विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यक समझे, यानी कि इतना ही हिस्सा हम यदि न्यायालय में पेश करते हैं, तो वह न्यायालय समझने में और उन चीजों को कोरिलेट करने में सक्षम हो जाएगी। तो हम उन केसेस में उन एक्ट के, उन पेजेस के जो भी रिलीवेंसी जो रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रखते हैं, कि इन पेजों से या इन कॉपी को अपन अगर न्यायालय के समक्ष पेश करते हैं, तो वह किसी भी मामले में रिलीवेंसी रखते हैं, तो आवश्यक हो तो उन ही पेजों की कॉपी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। आप यदि बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ भी साफ साफ लिखा है, कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है, जिसकी बृहदता यानी बहुत बड़ा होना जो है दिखाता है कि वो बहुत ही बड़ा भाग है, किसी भी दस्तावेज का कोई भाग, जो ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट कोई बात किसी पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों की सशक्त आवली का भाग हो, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का भी भाग हो, उस कथन या बातचीत, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, पत्रों, कागजों की पत्रों की आवली के उतने ही का, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेक्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये ना कि उतने ही से अधिक का, यानी कि जितने भी इस सेक्शन में जितने भी ये सारी चीजें लिखी गई हैं, पुस्तक, पत्र, कागज, किसी भी आवली का कोई भाग या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, उतने में से जितना न्यायालय उचित समझे उतने का साक्ष्य दिए जाने के लिए एक्सेप्ट, यानी कि उसको बोल सकती है कि आप उतने का ही आप कॉपी कीजिए और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। राइट, तो ये आप आज की ये क्लास थी, यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर बहुत ही पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हैव अ ग्रेट डे।